लेकिन मैं यहाँ पे ना ये वाली बैटरी नहीं लगाऊंगा। ये वाली बैटरी होती है डीसी बैटरी। डीसी यहां सर्कल बड़ा है पर स्पीड भी ज्यादा है, तो इफेक्टिवली टाइम उतना ही लगता है। तो टू हॉलो डी शेप्ड चेंबर्स। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन लिखो। cyclotron is used to accelerate a charged particle. Cyclotron is used to accelerate a charged particle. Next line. Here magnetic field provides circular motion and electric field provides acceleration to the particle. Acceleration to the particle. अगली लाइन में लिखो टाइम पीरियड and frequency is constant. Time period and frequency is constant as time period is independent of velocity. Now let's try to understand कि हम करना क्या चाह रहे हैं और ये साइक्लोट्रॉन क्या है। देखो मान लेते हैं कि मेरे पास एक लेबोरेटरी है, फिजिक्स की एक लेबोरेटरी है, ठीक है। मुझे एक चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, बहुत हाई स्पीड देनी है एक चार्ज्ड पार्टिकल को। सर क्यों चाहिए हाई स्पीड? देखो अब तुमने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा तुम लोगों ने। याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? कि जब एक मेटल पे लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और शायद तुमने एक्सरे एमिशन भी पढ़ी होगी, उल्टा होता है उसका, कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल पे बॉम्बार्ड करते हैं तो वहां से लाइट निकलती है, फोटॉन्स निकलती है, चिंगारी बाहर निकलती है। तो बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन्स को हम हाई स्पीड से जब मेटल के ऊपर फेंकते हैं तो जाके कुछ किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से फेंकते हैं तो जाके वो कुछ ना कुछ एक्सरे एमिशन होती है ना। याद आ रहा है कि नहीं सबको? अब मान लो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, मुझे इसको किसी टारगेट के ऊपर हाई वेलोसिटी से हिट करना है, एक फिजिक्स लैब के अंदर मुझे काम करना है। तो पहले उस चार्ज पार्टिकल को मुझे हाई वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब हाई वेलोसिटी में कैसे दूं उस पार्टिकल को? तो हाई वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। कि मेरे पास अगर कोई पार्टिकल रेस्ट के ऊपर पड़ा है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो उस पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड तो कभी स्पीड नहीं चेंज कर सकता ना पार्टिकल की। क्या कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या चेंज कर सकता है? डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी मुझे एक पार्टिकल की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, मुझे इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ानी है, तो मैं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, तो ये आगे जाता जाएगा और स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी। पर सोच के देखो, अगर मुझे स्पीड काफी ज्यादा बढ़ानी है तो मेरे पास एक सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताकि एक सफिशिएंट टाइम लगेगा, सफिशिएंट डिस्टेंस होगा, तभी जाके उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब मान लो मेरी लैब है फिजिक्स की छोटी सी, इतनी सी लैब में मेरे पास इतना सा डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में अगर मेरी ज्यादा स्पीड बढ़ ही नहीं पा रही है, मुझे तो ज्यादा डिस्टेंस चाहिए। तो ये इशू आ गया कि अगर मेरे पास एक छोटी सी रीजन में ही
अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड प्रोवाइड कर सकूं, बिकॉज इतने से रीजन में तो पार्टिकल यहां से यहां जाने में कितनी स्पीड बढ़ा लेगा अपनी। तो इसीलिए हम लोग साइक्लोट्रॉन की मदद लेते हैं। साइक्लोट्रॉन पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं करवाता, पार्टिकल को ऐसे घुमाता है, सर्कल में घुमाता रहेगा। जब सर्कल में घूमेगा कोई पार्टिकल तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा लेंथ कवर कर पा रहा है, मतलब उसको मौका ज्यादा मिलेगा एक्सेलरेट करने का। यही काम हम लोग यहां पे अभी करने वाले हैं। तो मेरे पास एक साइक्लोट्रॉन में क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होगा, पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करना। क्लियर होगी चीज। अब करते कैसे हैं, अब हेडिंग बना लो कंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये अचीव कैसे होगा, ठीक है। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। कंस्ट्रक्शन। अब इसमें होता क्या, हमारे पास ना दो डी शेप के ऐसे चेंबर्स होते हैं जो कि पास पास रखे होते हैं, बहुत कम डिस्टेंस, थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप होता है इनके। अब क्या है कि ये जो चेंबर्स है ना, ये मेटल के बने होते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। और हमको पता है कि कंडक्टर्स के अंदर फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। सही है। तो हम लोग ना इन डी चेंबर्स के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे सबसे पहले। तो मान लो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में बना रखी है, ठीक है। और अगर तुम सोच रहे हो कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, बहुत ही सिंपल है। मान लो मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, मेरे पास एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मान लो मैंने डी चेंबर्स ऐसे रखे हुए, ये मेरे डी चेंबर्स का प्लेन है, ये नॉर्थ है साउथ है, तो अंदर के डायरेक्शन में इस तरीके से मेरे पास डी के अंदर फील्ड जा रही है। ऐसा बोल लो कि बोर्ड के बाहर यहां मेरे पास नॉर्थ पोल है और बोर्ड के अंदर वाली साइड पे मेरे पास साउथ पोल है, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे फील्ड जा। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड सबको समझ में आ गई कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, डी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मेटल के अंदर तो हो नहीं सकती, चेंबर के अंदर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, मैं क्या करूंगा ना, इसको बनाना मतलब अभी पहले मैं चेंज करूंगा इसमें थोड़ा सा। मैं यहां पे ना एक बैटरी लगा दूंगा। ये बैटरी लगाने से क्या होगा कि इन दोनों में क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसके अंदर एक क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। क्या सबको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक फील्ड आ जाएगी। तो बेसिकली मुझे, मेरा काम ये था कि मुझे इसके अंदर चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन गैप में, और इसमें चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं यहां पे ना ये वाली बैटरी नहीं लगाऊंगा, ये वाली बैटरी होती है डीसी बैटरी, डीसी वोल्टेज। मैं यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट लगाऊंगा। सर ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये पूरा चैप्टर आएगा एसी सर्किट्स का। अभी के लिए तुमको सिर्फ इतना बता देता हूं, शायद तुम लोगों ने कभी सुना भी हो 10th क्लास में भी। इसका काम ये होता है, कभी करंट को ऐसे फ्लो करवाएगा, कभी करंट को ऐसे फ्लो करवाएगा। मतलब कभी ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, कभी ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। समझ में आ गया। लेकिन डीसी क्या होता है, डीसी का मतलब एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करता है। एसी में करंट हमारा रिवर्स होते रहता है आफ्टर एवरी फिक्स्ड इंटरवल, कि एक सेकंड के लिए ऐसे, अगले एक सेकंड के लिए ऐसे, एक सेकंड के लिए ऐसे। समझ में आ गया नाउ। तो इसका मतलब ये हुआ, कभी ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, मतलब कभी ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, कभी ये हाई पोटेंशियल, कभी ये लो पोटेंशियल। उससे फर्क क्या आएगा, कभी फील्ड मेरी इधर होगी, कभी फील्ड मेरी। अब देखते हैं अब काम कैसे करेगा। अब यहां पे ना मैं एक चार्ज पार्टिकल लेने वाला हूं। मान लो मेरे पास यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज यहां पे रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज है Q, मान लो जिसके पास मास है M। शुरू में मान लो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव है, मतलब फील्ड इधर है, तो पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन मिलेगी। मतलब यहां से रेस्ट से शुरू किया सपोज उसने, तो यहां उसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, यहां से यहां पहुंचने तक उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब वो बढ़ते हुए स्पीड के साथ उधर एंटर करेगा, और हमने थोड़ी कुछ एक दो लेक्चर्स पहले देखा ही था, जब पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो क्या करता है, सर्कुलर मोशन बना के बाहर निकलता है।
क्या इसमें इस सर्कल के अंदर सर्कुलर मोशन के वक्त क्या उसकी स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं चेंज। अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ठीक है, अब ये पार्टिकल बाहर आएगा, हमको समझ में आया कि यहां से जहां जाने तक ना उसकी स्पीड बढ़ी थी, तो क्या सर इधर से इधर आने पे वापस उसकी स्पीड घट के यहां जीरो हो जाएगी उसकी स्पीड? नहीं। क्यों? इसी के कारण, ऑल्टरनेटिंग के कारण। जितनी देर में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा ना, यहां से यहां पहुंचेगा, उतना ही टाइम पीरियड हमारा ऑल्टरनेटिंग का हम रखेंगे, ताकि उतनी देर में ये क्या हो जाए? रिवर्स हो। और रिवर्स हो जाएगा ये, तो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अब फील्ड किधर हो जाएगी? इधर। तो अब इसकी स्पीड फिर से और बढ़ जाएगी, स्पीड इसकी, यहां से यहां भी स्पीड बढ़ी, यहां से यहां भी स्पीड बढ़ी। अब इसके बाद क्या होगा? फिर से क्या बनेगा? सर्कल। और क्या ये समझ में आ रहा है कि इस बार बड़ा सर्कल बनेगा? बड़ा सर्कल क्यों बनेगा इस बार? क्योंकि स्पीड ज्यादा है। समझ में आया? रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो वी बढ़ा तो रेडियस बढ़ेगा। जितनी देर में ये यहां से यहां काट के आएगा टाइम, उतनी देर में फिर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, बस इतना बता दो, क्या यहां से यहां पहुंचने का टाइम और यहां से यहां पहुंचना ये अलग है कि सेम है? सेम है, बिकॉज टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। यहां सर्कल बड़ा है पर स्पीड भी ज्यादा है, तो इफेक्टिवली टाइम उतना ही लगता है। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद ये अपना चेंज होता जाएगा, जो कि इसके इंटरवल से मैच कर जाएगा। अब फिर से उल्टा हो गया, फिर से फील्ड इधर आ गई, अब फिर से इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। अब सर्कल का रेडियस और बड़ा, और बढ़ जाएगी यहां पे, और बड़ा, रिवर्स फिर होगा, फिर स्पीड बढ़ेगी और बड़ा। हमेशा हमारी जितने बार इस गैप को क्रॉस करेगा, उतने बार स्पीड बढ़ेगी, और ये बड़ा बड़ा एक सर्कल क्रॉस करेगा। और मैंने तो यहाँ पे देखो 4-5 सर्कल्स बनाए हैं, बहुत सारे सर्कल्स ऐसे बनेंगे, और बना बना के सर्कल्स बना बना के, बड़ा बड़ा सर्कल बना बना के, इवेंचुअली यहाँ पे ना एक छोटी सी ओपनिंग होती है, और इसके थ्रू हमारा वो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी टारगेट होगा, मान लो जैसे कॉपर है या जो भी टारगेट है, मेटल है, फिर वहां पे तुम अपना जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो अपना एक्सरे इमेशन, वट एवर यू वांट टू डू, वो तो बात की बातें हैं। तो बेसिकली तुम अपने टारगेट को ऐसे हिट करवा सकते हो। सो दिस इज हाउ अ साइक्लोट्रॉन वर्क्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लो। चलो कंस्ट्रक्शन लिख लो जल्दी से। टू हॉलो डी शेप्ड चेंबर्स, टू हॉलो डी शेप्ड चेंबर्स D1 and D2 called Ds are kept horizontal with small gap between them. ठीक है, D1 and D2 called Ds, Ds इनको हम लोग Ds बोलते हैं क्योंकि इनकी D शेप होती है, तो Ds kept horizontal with small gap between them. थोड़ा तेजी से लिखना प्लीज। Ds are connected to, Ds are connected to source of high frequency, source of high frequency electric field. Full stop. Whole apparatus is placed between two poles of a strong magnet. Full stop. Magnetic field is perpendicular. Magnetic field is perpendicular to plane of Ds. To plane of Ds. Last line. Ds are made of conducting material. Ds are made of conducting material
hence there is no electric field inside it, hence there is no electric field inside it. अब यहां पे हमको एक चीज समझनी है कि मेरे पास अब यहां पे ना काफी सारे सर्कल्स बन गए हैं और रेडियस बढ़ता ही जा रहा है। तो मान लो पहले वाले का रेडियस कुछ r1 है, दूसरा सर्कल इधर बना है, इसका कुछ रेडियस r2 है, तीसरा सर्कल यहां बना है, इसका रेडियस r3 है, चौथा रेडियस r4 है, फिर r5 इधर, r6 इधर एंड सो ऑन, ये मेरे पास बनते हैं। मुझे इनकी रेशियोज चाहिए कि r2 r1 से किस रेशियो में बड़ा है, r1 r2 r3 r4, इन सबकी रेशियोज क्या है ये निकालना है। अब इसको कैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V का क्रिएट किया जाता है बाय दिस सोर्स। अब यहां पे समझते हैं कि मान लो यहां पे इसके पास जो भी इसके पास रेस्ट पे था, तो यहां से जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, यहां जाने में काइनेटिक एनर्जी आई है, वो क्यों आई है, क्योंकि हमने एक बैटरी लगाई थी V। कितना कितना काइनेटिक एनर्जी इसको मिली, यहां पे काइनेटिक एनर्जी गेन्ड इज सिंपली इक्वल टू Q इंटू V। तुमको याद ही होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन। इतना हमारी एनर्जी चेंज हुई है Q इंटू V। यहां से सिंपल। तो यहां से यहां जाने में इसने काइनेटिक एनर्जी QV गेन करी, यहां से यहां जाने में फिर से कितनी गेन करी, QV, यहां से यहां गेन कितनी, QV, यहां से यहां फिर से कितनी गेन करी, QV। मतलब एवरी टाइम द पार्टिकल पासिस थ्रू दिस रीजन, उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी QV 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 करके ऐड होती जाती है। समझ में आ गया? अब समझना, इस पूरा खेल समझना बेसिकली होगा क्या अब यहां पे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। नाउ सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू QV। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला जो V है ना, इसको मैं कैपिटल V बोल देता हूं। ये V पोटेंशियल डिफरेंस वाला V है, यहां पे ये स्पीड वाला V है। तो प्लीज डोंट मिक्स दिस अप, ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है। ठीक हो गया? दोनों तरफ ना मास मास से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। हाँ, मोमेंटम बनाना चाहता हूं मैं, mv बनाना चाहता हूं बेसिकली। क्यों mv बनाना चाहता हूं, बिकॉज रेडियस के एक्सप्रेशन में ना mv बाई क्यूबी आता था, मैं mv बनाने में इंटरेस्टेड हूं। तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m क्यूवी, ये आ चुका है मेरे पास एक्सप्रेशन। क्या ये समझ में आया? और mv कितना आ जाएगा यहां से मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ m क्यूवी का रूट। किसी को यहां तक कुछ भी डाउट है? प्लीज फिर से, m इंटू स्पीड है, ये v हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वाला है। सही है? रेडियस का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, रेडियस इज सिंपली इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी, वेयर m इज इक्वल टू रूट 2m क्यू पोटेंशियल डिफरेंस b अपॉन क्यूबी। ठीक है? जब मैं पहला सर्कल बनाऊंगा तो मुझे मेरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आया था, V का, या मैं बोलूं QV की मेरी काइनेटिक एनर्जी बनी थी। लेकिन दूसरे सर्कल तक मेरी वही एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू 2V हो गई, डबल हो गई ना। तीसरे टाइम तक कितनी होगी, Q इंटू 3V, फिर Q इंटू 4V। तो बेसिकली अगर मैं तुमको यहां पे पूछता हूं कि मेरा R1 कितना है, तो तुम जवाब दोगे सर R1 इज सिंपली इक्वल टू 2m QV अपॉन QV। ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली R1 ही लिखा हुआ है। ठीक है जी? तो ये हमारा हो गया R1। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि R2 कितना है, तो तुम बोलोगे 2mq इंटू 2v, क्योंकि दो बार पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ, एक बार यहां पे फिर एक बार यहां पे, अपॉन QV। और तुमसे अगर मैं पूछूं कि R3 कितना है, तो क्या जवाब दोगे, 2mq इंटू 3v अपॉन QV। और R4 के वक्त यहां पे क्या आ जाएगा, 4v, R5 के लिए 5v। तो इन सिंपल वर्ड्स तुम्हारे पास रेशियो आ चुकी है कि R1 इज टू R2 इज टू R3। आगे जितना मर्जी बढ़ाते रहो, दिस इज इक्वल टू 1 इज टू रूट 2 इज टू रूट 3। चाहे तुम यहां पे भी रूट बना लो, रूट 1 इज टू रूट 2 इज टू रूट 3 इज टू रूट 4 इज टू रूट 5 इज टू रूट 6। तो ये हमारी रेशियो, इस रेशियो में हमारे रेडियसेस बढ़ते जाते हैं। समझ में आ गया साइक्लोट्रॉन? ठीक है?